गुड इवनिंग। तो करंट अफेयर सीरीज में आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक कृषि। इसका एक नया डेवलपमेंट अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। अभी नए जो जिले बने थे उनमें कोटपुतली बहरोड नया जिला घोषित किया गया, और इस कोटपुतली बहरोड जिले का एक गांव है जिसका नाम है बामनवास कंकर या बामनवास कांकर बोलते हैं। इसको अभी दर्जा मिला है पहली ऐसी ग्राम पंचायत जो कि क्या है, ऑर्गेनिक है, जिसे पूरी तरीके से क्या जैविक रूप से प्रमाणित किया गया है, ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिला है। इसका मतलब क्या, यहां पर जो लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, वो पशुपालन और खेती बिल्कुल जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक केमिकल है उनसे फ्री करते हैं। मतलब न तो वो खेती के दौरान पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, रासायनिक उर्वरक या फिर रासायनिक कीटनाशक, कवकनाशक या शाकनाशक का उपयोग करते हैं, न ही अपने जानवरों को इस तरीके की कोई रासायनिक चीजें दूध बढ़ाने के लिए या अन्य चीजों के लिए उपयोग में लेते हैं। मतलब उनकी जीवन शैली पूरी तरीके से पर्यावरण के हितैषी है। मतलब वो अपनी खेती के दौरान, पशुपालन के दौरान वही सब चीजें काम में लेते हैं जो परंपरागत रूप से, जो आधुनिक औद्योगिक क्रांति से पहले परंपरागत रूप से हम जीते आए हैं, वैसे ही ये खेती करते हैं और वैसे ही ये पशुपालन करते हैं। तो ये प्रमाणन जो है वो बामनवास कांकर पंचायत को कैसे मिला, किसने दिलवाया, इसके स्टेटस या ये टैग मिल जाने से क्या हो जाएगा, ये सब तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उससे पहले हम ये बात करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। नाम तो हम बहुत सुनते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करके जो प्रोडक्ट उगाए जाते हैं उन प्रोडक्ट को कहते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। हम एज ए उपभोक्ता, कंज्यूमर के तौर पे किसी भी प्रोडक्ट को कैसे माने कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, तो इसका मतलब उसका सर्टिफिकेशन या प्रमाणन का कोई तरीका है, तो हम उसके सर्टिफिकेशन की बात करेंगे। फिर सर्टिफिकेशन कैसे कैसे किन किन एजेंसी के द्वारा किया जाता है उसकी बात करेंगे। फिर भारत के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या स्थिति है, भारत पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके की पोजीशन, और भारत में भी फिर राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो कुल मिला के अपने ये कहां काम का है, प्रीलिम्स के अंदर जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल दिया हुआ है बायोलॉजी वाले सेक्शन में वहां काम का, और मेंस के अंदर भी वहीं पर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दिया हुआ है वहां काम का। प्लस जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला जो है एक फैक्ट नहीं है, उनके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पेंडोरा बॉक्स खुलता है। उसमें फिर एग्जामिनर जा सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन कैसे होता है, राजस्थान में ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या पोजीशन है, इंडिया की क्या पोजीशन है, दुनिया की क्या पोजीशन है। तो इसको हम पूरी तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेप के हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे कि जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। तो जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके लिए वैसे तो अपन ने ये फ्लो चार्ट बनाया है, लेकिन इसको भी बियॉन्ड अपन थोड़ी सी और बात कर लें कि आज के जमाने में जब हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनमें मनुष्य द्वारा तैयार किए गए कृत्रिम रसायन या आर्टिफिशियल केमिकल का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। कहां कहां, सबसे पहले तो रोगजनक से बचाने के लिए सीड का केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, बीजों का रासायनिक उपचार किया जाता है, क्योंकि बीजों में फंगस लगी रहती है, बीजों के अंदर छोटे मोटे जिसको घुन कहते हैं अपने, ऐसे इंसेक्ट लगे रहते हैं और वो सीड की क्वालिटी को कमजोर कर देते हैं, उगने नहीं देते। तो सबसे पहले तो फंगस या फिर इंसेक्ट से बचाने के लिए सीड को हम क्या करते हैं, केमिकली ट्रीट, रासायनिक रूप से उसमें डुबोया जाता है, उपचारित किया जाता है, और फिर हम उसको उगाते हैं, फिर उसको हम जर्मिनेट करवाते हैं, मतलब खेत में उसको बुआई की जाती है। उसकी बोने के बाद में जब प्लांट बनता है, उस प्लांट को तेजी से ग्रो करवाने के लिए हम इसमें डालते हैं फिर क्या, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को हिंदी में कहते हैं उर्वरक। अब ये फर्टिलाइजर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसमें यूज किया जाता है पशुओं की खाद का या सड़े गले पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं जिसको कंपोस्ट खाद भी आप कहते हैं। दूसरे होते हैं बायो फर्टिलाइजर जिसमें विभिन्न प्रकार की एल्गी, जैसे जो वो एनाबिना नोस्टोक
या फिर आजकल और भी बहुत सारे दूसरे प्लांट को या जीव को काम में लिया जाता है, जिसकी वजह से जमीन में नाइट्रोजन फास्फोरस का कंटेंट बढ़ाया जाता है। क्योंकि बायो शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? जीवों के लिए। तो प्लांट का या ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग किया जाए जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, तो वो बायो फर्टिलाइजर कहलाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर है आज के दिन आसानी से उपलब्ध केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें दो सबसे फेमस, एक है यूरिया और दूसरा है डाई अमोनियम फॉस्फेट या डीएपी। तो यूरिया और डीएपी का सबसे ज्यादा यूज होता है। क्योंकि जमीन में कमी होती है पोषक तत्वों की, और इससे जमीन की फर्टिलिटी कम होती है। और वो पोषक तत्व मेनली जो कम होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके। और एनपीके की आपूर्ति के लिए हम सबसे ज्यादा आज के दिन यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। अब ये ज्यादा समय तक केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो जमीन में इनका रेशियो, इनका इंबैलेंस हो जाता है, और जिससे जमीन की फर्टिलिटी कम होती है। प्लस ये नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं यूरिया, डीएपी, इन सब में, तो इनमें होता है नाइट्रेट। और नाइट्रेट जब हम जो है वो यूरिया यूज करेंगे और वो पेड़ में जाएगा और पेड़ पे लगेंगे बीज, फल, फूल, सब्जी जो भी, और उसको हम कंज्यूम करेंगे तो ये नाइट्रेट हमारी बॉडी में भी जाता है। और नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाता है? मैट हीमोग्लोबिन। और इससे बीमारी होती है मैट हीमोग्लोबिनेमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं आजकल यूरिया का खाना पीना हो गया है और इससे कमजोर हो रहे हैं। तो बेसिकली नाइट्रेट जब खेत में बढ़ जाएगा तो उससे बहुत सारी हमारी समस्याएं होती हैं, कैंसर जैसी समस्याएं होती हैं। तो हम वापस से अपनी उसी मूल थीम पे लौटें कि केमिकल, आजकल जो खेती हम करते हैं उसमें केमिकल की शुरुआत हो जाती है किससे? बीजों से। फिर प्लांट उगा, उसको तेजी से ग्रो कराने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया, डीएपी ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि आसानी से उपलब्ध है, कम जोर आता है, रेडी टू यूज है, आसानी से यूज किया जा सकता है, कोई मेहनत नहीं लगती है। तीसरा, इस प्लांट को इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए, खरपतवार से बचाने के लिए हम यूज करते हैं क्या? पेस्टिसाइड, जिसको कहते हैं पीड़कनाशी। अब ये पीड़कनाशी क्या है? पीड़कों का नाश करते हैं। पीड़क क्या होते हैं या पेस्ट क्या होते हैं? इसमें इंसेक्ट भी आ जाते हैं, खरपतवार भी आ जाता है, फंगस भी आ जाता है, सब चीजें। तो कुल मिला के ये फंगस, पेस्ट, खरपतवार, ये सब क्या है? जीव है, और जीवों को मारने वाला जहर है। अब ये जहर हमने डाल दिया खेत में, स्प्रे कर दिया, तो उससे वो जो पीड़क है या पेस्ट है वो तो मर जाते हैं, लेकिन क्या ये जहर हमारे प्लांट के ऊपर नहीं लगा रहता? और हमारे प्लांट के थ्रू जो फल सब्जियां उसके थ्रू हमारे शरीर में नहीं जाता है? तो आजकल हम देखते हैं कि पंजाब में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, वहां पर इन फर्टिलाइजर का, पीड़कनाशकों का, सीड के केमिकल ट्रीटमेंट का या आर्टिफिशियल हार्मोन का खूब सारा यूज हुआ। जो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं वो आर्टिफिशियल हार्मोन, और उसके चलते वो प्लांट के थ्रू मनुष्य के शरीर में पहुंचा, और मनुष्य के शरीर में पहुंचा तो मनुष्य को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और उसमें एक गंभीर बीमारी कैंसर। पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए। क्यों वहां पर ज्यादा केस आए? क्योंकि खेती करने के दौरान इन केमिकल का सीड यानी कि बीज बोने से लेकर प्लांट उगाने, और प्लांट उगाने के बाद उसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए अनेक प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं। और ये केमिकल चूंकि खतरनाक प्रकृति के होते हैं तो मनुष्य को बीमार तो करते हैं। फिर उसके बाद जब हम निकाल लेते हैं तो वो अनाज वगैरह घर में स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज के टाइम पर भी हम फिर सल्फोस और पता नहीं क्या क्या कितने टाइप के केमिकल यूज करते हैं। तो बीज उगाने से लेकर लास्ट में एंड उपयोग करने तक विभिन्न प्रकार के जो ये केमिकल हम यूज करते हैं, ये मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चिंता है, समस्या है। अगर हम इससे मुक्ति चाहते हैं तो हमें खेती करने का तरीका बदलना पड़ेगा, और इस खेती के दौरान इस तरीके के रसायन हम यूज नहीं करें तो वो खेती करने का तरीका क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सीड बोने से लेकर और लास्ट में हम जब उसको अंतिम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तब तक उस पूरी चेन में किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं किया जाता। केमिकल कौन सा? जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या कृत्रिम रूप से बनाया गया है। अब इस बात को आप पढ़ो कि ये एक लगातार चलने वाली एग्रीकल्चर की प्रणाली है, जिसमें हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर किसका? कंपोस्ट का या बायो फर्टिलाइजर का। इसके तहत जो जब इसका यूज करते हैं तो जमीन की फर्टिलिटी बनी रहती है। और पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करना हो तो नीम का जो हम या आकड़े का जो पेस्टिसाइड बनाते हैं उसका यूज करते हैं। इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न मैकेनिकल मेथड, यांत्रिक विधियां, जैसे जाल लगा दिया और कुछ लगा लिया, उसके थ्रू उनको पकड़ के कंट्रोल करते हैं। कुल मिला के केमिकल का एक्सपोजर बिल्कुल भी
नहीं किया जाता है। इसके अंदर कुछ टेक्निकल नाम है, वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी तो आप पढ़ लोगे। स्टेल सीड बेड, इसका मतलब क्या है? खेत के अंदर जो अपनी मुख्य फसल होती है, उस फसल के साथ साथ में खरपतवार भी उगती है, और खरपतवार जितनी ज्यादा उगेगी उतनी ही ज्यादा फसल को कम पानी मिलने देगी और कम पोषक तत्व मिट्टी में से मिलने देगी। मतलब कंपटीशन करेंगे ये वाले प्लांट मुख्य फसल का। तो क्या किया जाता है इस स्टेल सीड बेड टेक्निक में? इसमें खेत को तैयार करते टाइम पर, फसल उगाने से पहले थोड़ी सी नमी यानी कि थोड़ा सा मॉइस्चर दे दिया जाता है, सिंचाई कर दी जाती है, और फिर खेत को ऐसे ही छोड़ते हैं। तो जो जमीन के अंदर इस खरपतवार के बीज हैं, वो बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, और जब जर्मिनेट हो जाते हैं तो फिर ट्रैक्टर या विभिन्न उपकरणों की मदद से इसको वापस से जोत दिया जाता है, इसकी टीलिंग कर दी जाती है। तो खरपतवार के बीज थे, उससे खरपतवार उग गई, और उग गई उसको नष्ट कर दिया, उसके बाद फिर फसल को उगाते हैं। कुल मिला के चकमा दे दिया खरपतवार को। खरपतवार वाले बीज तैयार थे कि भाई फसल का समय आ गया है और एकदम जबरदस्त तरीके से हम जर्मिनेट होंगे, और मुख्य फसल को हिस्से में कुछ नहीं आने देंगे, जो भी पानी और पोषक तत्व होगा वो सारे हम पी जाएंगे। उनको ऐसा एहसास कराया गया कि फसल उगने का टाइम आ गया, सिंचाई वगैरह हो गई है, और ये इनके बीज उग जाते हैं। और जैसे ही उगे छोटे छोटे, उसी टाइम पर इनको ट्रैक्टर वगैरह से हटा दिया, तो अब बीज तो उग गए, खरपतवार बहुत थोड़े से नहीं बचेंगे। उस टाइम पर फिर फसल उगाओ, तो फिर फसल उगाएंगे तो खरपतवार होगा ही नहीं, नहीं होगा तो फिर फसल के लिए बढ़िया बढ़ने का टाइम। इस टेक्निक का क्या नाम है? स्टेल सीड बेड। तो ये सारी बातें इसमें की जाती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन चीज हमने कंसेप्ट समझ लिया। अब मान लो कि हम किसान और हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग करके जो है वो दालें, अनाज, फल सब्जी उगा दी, और हम बाजार में बेचने गए कि साहब हमारे वाली जो सब्जी है, फल है, अनाज है, ये ऑर्गेनिक है। तो ग्राहक किस बात के लिए माने? क्योंकि भाई खीरा अगर दिखने में ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल का यूज करके उगाया गया है, देख के तो इसको पहचान नहीं सकते। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बाजार में बेच रहा है उसके पास क्या होना चाहिए? एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि इसने जो भी ये खेती की है ये क्या है? ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया गया है। तो वो सर्टिफिकेशन इंडिया में देने का काम कौन करता है? तो ये पहला बात तो ऑर्गेनिक खेती करना, और दूसरा काम है ऑर्गेनिक जो है वो सर्टिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट देने का काम 3 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले अगर अपने बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने अपने देश में की, इंडिया में, और उससे जो प्रोडक्ट मिले जैसे फल सब्जी अनाज जो भी, उसको हम विदेशों में बेचना चाहते हैं, बाहर के देशों में बेचना चाहते हैं, तो उसके पास ऑर्गेनिक का ठप्पा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो चीज ऑर्गेनिक है या नहीं है, इस बात का ठप्पा देने का काम जो है उसके तहत एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है जो है वो एनपीओपी। तो ये एनपीओपी क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक जो है वो प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अगर ये एनपीओपी जो है, इस प्रोग्राम के तहत कोई भी ऐसा एनजीओ या संस्था जो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो वो उसको ये सर्टिफिकेट जारी कर देगी कि ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है, तो उसको ऑर्गेनिक इंडिया का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसको और ज्यादा आसान तरीके से समझना हो तो हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक बड़ी कंपनी है और उसने 10,000 एकड़ में गेहूं उगाया है ना। इस गेहूं को वो मान लो कि बेचना चाहता है यूके को, और यूके के बाजार में कहता है कि हमारा गेहूं ऑर्गेनिक है। तो यूके वाले इस बात को कैसे मानेंगे? तो इंडिया में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एनपीओपी। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इस एनपीओपी के तहत ये क्या करेगा? ये बड़ी कंपनी वाला जिसके पास 10,000 एकड़ का फार्म है, ये किसी थर्ड पार्टी, कोई एनजीओ कंपनी, इसके पास ये लाइसेंस है इस एनपीओपी के तहत कि किसी को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट दे सके। तो इस एनजीओ या किसी कंपनी के इंस्पेक्टर को बुलाएगा अपने फार्म पर और इंस्पेक्शन करने के लिए कहेगा कि ये देखो साहब, मेरी मिट्टी का सैंपल लो, मैंने कोई केमिकल यूज नहीं किया है। अभी ये फसल खड़ी है, इन प्लांट का सैंपल लो, मैंने कोई केमिकल यूज नहीं किया है। जब मैं फसल निकालूंगा तो उन दानों का सैंपल आप लेना और केमिकल एनालिसिस करना, मैंने कोई सैंपल यूज नहीं किया है। तो ये एनजीओ या कंपनी वाला इस एनपीओपी के तहत इस जो फार्मर होगा, बड़ी कंपनी वाला 10 एकड़ वाला,
सॉरी 10,000 एकड़ वाला इसको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट दे देगा। अब ये ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट इसको मिल गया तो ये जो गेहूं इसके हैं ये कट्टे या बोरी में भरेगा और उसके ऊपर ऑर्गेनिक का ठप्पा लगाएगा, उसका नंबर रजिस्ट्रेशन वगैरह लिखेगा और यूके को भेज देगा। तो कुल मिला के अगर भारत के किसान या कंपनियां या संस्थान विदेशों में अपना फल, सब्जी, गेहूं, अनाज, दाल बेचना चाहते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है भारत में कि उनका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं है? एनपीओपी प्रोग्राम। और इस एनपीओपी प्रोग्राम के तहत बहुत सारे एनजीओ और कंपनी है जो ये काम करती है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट देने का। तो वो बड़े वाले जो फार्म हैं वो एनपीओपी के तहत उस कंपनी या एनजीओ को बुलाएंगे और वो उनके सैंपल की टेस्टिंग करके उसको वो दर्जा दे देंगे और वो दर्जा मिलने के बाद में वो विदेशों में अपने प्रोडक्ट को आराम से बेच सकते हैं। तो ये तो हुआ बड़े लेवल पर प्रोग्राम, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट। ये थर्ड पार्टी कौन है? वो एनजीओ या कंपनी जिसने एनपीओपी के तहत उस फार्म के प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक का दर्जा दिया है। दूसरा, मान लो कि छोटे छोटे किसान हैं और उनके पास इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं है और वो पास की ही किसी मंडी या बाजार में अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रोग्राम है उसका नाम है पीजीएस इंडिया, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। इसमें मान लो अपने जयपुर के पास में चोमू है और चोमू के अंदर जो है वो 20 किसानों ने मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा कि हम अपने प्रोडक्ट बाजार में बेचेंगे। तो ये एक पीजीएस सिस्टम यानी कि ग्रुप बना लेंगे और ये नंबर 1 किसान, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये वाला किसान इसके खेत में जाएगा और देखेगा भाई कोई केमिकल वगैरह यूज किया है कि नहीं। ये वाला किसान इसके जाएगा। तो कुल मिला के आपस में इन किसानों के द्वारा ही एक दूसरे के खेत में देखा जाएगा कि कोई केमिकल का यूज तो नहीं किया जा रहा है और ये सारे मिलकर एक सेल्फ डिक्लेरेशन, ये घोषणा देंगे कि हमने बिल्कुल पक्के से चेक कर लिया है और हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई केमिकल इस प्रोडक्ट को उगाने के दौरान काम में नहीं लिया गया है और हम इस पीजीएस यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के तहत वो ठप्पा लगा के उसको लोकल बाजार में बेच सकते हैं। विदेशों के लिए कौन सी स्कीम? एनपीओपी। जो लोकल बाजार है उसके लिए पीजीएस। इसके अलावा मान लो अपने देश में ऐसे जिले हैं, ऐसे द्वीप हैं, ऐसे राज्य हैं जहां कभी भी किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज खेती के दौरान किया ही नहीं गया है, पूरा एरिया ही वो आज तक वहां पर पहुंच ही नहीं है। जैसे कुछ साल पहले तक अपने राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पर कभी भी यूरिया, डीएपी या किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज ही नहीं किया गया। आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह, तो उनके लिए क्या किया गया है? एलएसी, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन मतलब वो क्षेत्र विशेष जहां पर कभी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या किसी भी प्रकार की खेती के दौरान केमिकल का यूज नहीं किया गया, तो वहां पर जो भी प्रोडक्ट उगेगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ऑर्गेनिक ही होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? अपना सिक्किम। सिक्किम जो है वो विश्व का एकमात्र 100% ऑर्गेनिक स्टेट है और उसको ये दर्जा किसके तहत मिला है? लार्ज एरिया सर्टिफिकेट के तहत। तो इंडिया में कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो विदेशों में भेजा जाएगा तो वो आएगा एनपीओपी के तहत, और अगर देश में लोकल लेवल पर तो पीजीएस के तहत, और बड़े एरिया में उसके तहत। तो हमने दो बातें की, ऑर्गेनिक खेती क्या होती है और ऑर्गेनिक खेती से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलते हैं वो बाजार में कैसे बेचे जा सकते हैं, कि वो ऑर्गेनिक जो है वो केमिकल वालों से अलग कैसे किए जा सकते हैं। अब तीसरा डायमेंशन हम ले कि ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनका प्रमाणन हो गया। अगर ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तो उससे अपने को लाभ क्या होंगे? लाभ यही होंगे कि मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहेगी, माइक्रोफ्लोरा फोना मिट्टी का बना रहेगा। उस प्रोडक्ट को अगर लोग काम में लेंगे तो उनकी हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं आएगा, पर्यावरण के ऊपर कोई बैड इंपैक्ट नहीं होगा, हवा, पानी, जमीन साफ सुथरी बनी रहेगी, बायो मैग्निफिकेशन और सुपोषण यानी कि जैव आवर्धन और सुपोषण जैसी समस्याएं नहीं होंगी वो सब, और बाकी सब चीजें भी एज इट इज बनी रहेंगी। तो अपने 3 डायमेंशन हुए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनका सर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाभ क्या है। अब भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करने के लिए क्या क्या योजनाएं और स्कीम चला रही है, तो उसके लिए 3 योजनाएं और स्कीम का जिक्र हम कर सकते हैं। तो पहला तो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र जो है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके तहत जो है वो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाए जाएं, उस तरीके से
ये सेंटर्स जो होते हैं वो नोडल संगठन या एजेंसी के रूप में काम करते हैं हर राज्य और जिले में इनके द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास। इसके बाद इंडिया को दो भागों में बांटा गया, एक तो नॉर्थ ईस्ट वाले और फिर नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर बाकी सब। तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों को सबको छोड़कर उनके लिए एक योजना चली है जिसका नाम है पारंपरिक कृषि विकास योजना। नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के लिए क्या चली है? मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वाले 7 राज्यों को छोड़ के बाकी सबके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना काम कर रही है, और जमीन पर एग्जीक्यूट करने के लिए राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र खोले गए हैं। तो ये सरकार की योजना हो गई, 4 डायमेंशन हो गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाभ क्या है? भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है? अब अगला डायमेंशन, भारत के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके कुछ डाटा या उससे संबंधित कुछ आंकड़े अपने पास है क्या? बिल्कुल है। वर्तमान पोजीशन क्या है? अगर कृषि भूमि के बारे में बात की जाए कि कितने एरिया में खेती की जाती है, तो उस केस में अगर भारत देखा जाए तो विश्व में दूसरे नंबर पर है। सेकंड पोजीशन है भारत की कि रकबा कितना है, जमीन कितनी है, उस आधार पर दूसरे नंबर पर। और जो टोटल किसान इस काम में लगे हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उत्पादक प्रोड्यूसर, उस मामले में संख्या, प्रोड्यूसर की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है। पहला डाटा तो ये कि अगर रकबा देखा जाए, जमीन जितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम में ली जा रही है उसमें तो दूसरे नंबर पर, ओवरऑल प्रोड्यूसर कितना काम करे उसमें पहले नंबर पर हम हैं। उसके बाद में जो अपने पास फाइनेंशियल ईयर 2024 वित्तीय वर्ष के अपने पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत में अभी कितने जो वो लाख हेक्टेयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है? 73 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग इस समय कर रहे हैं। इसके बाद अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राज्यों में एरिया वाइज कितने एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, उसमें नंबर 1 आता है मध्य प्रदेश, नंबर 2 आता है महाराष्ट्र, और राजस्थान का कितना नंबर है? तीसरा नंबर है। किसमें? एरिया, कितने एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। फिर दूसरा जो है वो प्रोडक्शन के हिसाब से भी देखें कि उत्पादन, तो भारत के अंदर 2024 में 36 लाख टन, मीट्रिक का मतलब भी वही होता है 10 क्विंटल, तो 36 लाख टन प्रमाणित, यानी कि जिसको सर्टिफिकेट विदेशों के लिए और अपने यहां पर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उत्पादन किया गया। और राज्यों में भी देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन रहा? महाराष्ट्र। अच्छा, एरिया के हिसाब से नंबर 1 पे कौन था? मध्य प्रदेश। प्रोडक्शन के हिसाब से 1 नंबर पे, प्रोडक्शन के हिसाब से 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, और प्रोडक्शन के हिसाब से तीसरे नंबर पे। तो राजस्थान की क्या पोजीशन हुई? एरिया वाइज भी तीसरी पोजीशन और प्रोडक्शन वाइज भी तीसरी पोजीशन। दुनिया में भारत की क्या पोजीशन है? एरिया वाइज देखा जाए तो सेकंड, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर देखा जाए तो फर्स्ट। आ गई बात समझ? उसके बाद में हम बात करें तो अब जो शुरुआत अब वाली अपनी खबर थी उसके बारे में बात करते हैं हम। तो अपना कोटपुतली बहरोड जिला जो है उसकी बामनवास कंकर ग्राम पंचायत जो है उसको पहली बार ऐसा इंडिया के अंदर है कि पूरी की पूरी वो ग्रामीण एरिया जो है वो वहां के जो किसान हैं वो पशुपालन और खेती में किसी भी प्रकार के केमिकल या सिंथेटिक किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं करते हैं। तो इनको क्या दिया है? ये सर्टिफिकेट दिया है, इस पूरे गांव को ही सर्टिफिकेट दिया है। तो ये सर्टिफिकेट दिया किसने? एक एनजीओ है। जैसे अपन बात करते हैं कि एनपीओपी प्रोग्राम, जिसमें विदेशों तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट पूरे विश्व में मानक है। तो इस एनपीओपी प्रोग्राम के तहत एक एनजीओ है और उस एनजीओ का नाम है कोफेड। क्या नाम है? एक एनजीओ है, संस्था, जिसके पास इस एनपीओपी प्रोग्राम के तहत ये सर्टिफिकेट देने के अधिकार है कि वो किसी एरिया, किसी फसल को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट दे पाए। तो ये क्या नाम है इस कोफेड का? को फार्मिन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज एंड प्रोड्यूसर कंपनीज। इसके द्वारा इसको ये टैग दिया गया है। बेसिकली इस एनजीओ ने ही इस गांव के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनिक बनाया है। इसी के लोगों ने, कर्मचारी ने इसको गांव वालों को ट्रेंड किया और साथ में मिलकर के इसको ऑर्गेनिक का दर्जा दिलाने में मदद की। अब ये क्या है कि यहां पर पूरी तरीके से जो केमिकल फर्टिलाइजर, कीटनाशक पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। पूरी कम्युनिटी ने, सारे गांव के किसानों ने मिलकर ये काम किया, तब ये जो है वो पूरी तरीके से सफल हो पाए। और पशुपालन में भी किसी तरीके की ये केमिकल यूज नहीं करते, वही प्राकृतिक कंपोस्ट वगैरह ये सब यूज करते हैं। तो ये वाली बात अपने को कब समझ में आई? जब इसका बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा जाना।
अब समअप करते हैं और लास्ट में एक सवाल पूछते हैं अपन। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बीज को बोने से लेकर लास्ट में उपभोग करने तक नो सिंथेटिक केमिकल और कोई भी जहरीला रसायन, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो सिंथेटिक हार्मोन हो, किसी का भी उपयोग नहीं किया जाता है। प्रमाणन करने के लिए अपने पास 3 तरीका, एनपीओपी वाला विदेशों तक के लिए, और जो है वो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम लोकल के लिए, और लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन वाला पूरे क्षेत्र में जहां कभी भी यूज नहीं हुआ है। फायदे क्या है? पर्यावरण अच्छा, जमीन अच्छी, पानी अच्छा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा। इसके बाद में हम देखें तो भारत सरकार ने कोई स्कीम चला रखी है क्या? ऐसे सेंटर्स खोल रखे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, जो परंपरागत खेती स्कीम है वो योजना चला रखी है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वैल्यू एडिशन वाली चेन है वो एक स्कीम चला रखी है। उसके बाद में इंडिया की अगर बात करें कुछ डाटा में, तो एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया दुनिया में 2nd पोजीशन पर, प्रोड्यूसर वाइज देखा जाए तो 1st पोजीशन पर। इंडिया में अगर देखा जाए स्टेट में, तो एरिया वाइज नंबर 1 पे कौन आता है? एमपी। प्रोडक्शन वाइज नंबर कौन आता है? तो एरिया वाइज जो है वो नंबर 1 एमपी, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर राजस्थान। प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो 1 नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, 2 नंबर एमपी और 3 नंबर राजस्थान। तो राजस्थान का दोनों में तीसरा पोजीशन है। आ गई बात समझ? और अभी ये जो कौन सी ग्राम पंचायत है, बामनवास कांकर, कहां पर? कोटपुतली बहरोड। उसको ये दर्जा किसने, कौन सी कंपनी, एनजीओ ने? कोफेड। कौन से प्रोग्राम के तहत? एनपीओपी मानक के तहत उसको दिया है। मतलब इस गांव में अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो विदेशों तक आराम से कहीं पर भी जाएंगे। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर एड ऑन अपन कर सकते हैं। हाँ, बस ये सवाल सोल्व करते हैं, उसके बाद अपन बताओ आप। है ना? तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और आप इसको ऐड ऑन करना चाहें अपने नोट्स में, तो नोट्स एनरिचमेंट में आप बायोलॉजी वाला सेक्शन और वहां पर प्लांट वाला सेक्शन, और प्लांट वाले सेक्शन में लास्ट में जहां पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाली बात दी है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ प्रीलिम्स में आपके काम की है। मुख्य परीक्षा के हिसाब से आप इसमें सवाल बनाना चाहो तो बना सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, भारत में इसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस भारत में इसकी क्या पोजीशन है उसके बारे में बताएं, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रमाणीकरण का क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में बताएं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या लाभ होते हैं। तो इस तरीके के खूब सारे सवाल इसमें बनते हैं। जितने डायमेंशन बन सकते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, वो सारे अपन ने शामिल किए। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।